गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका लेसन है ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका पार्ट 7 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 6 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं जिसमें मैंने आपको इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है। साथ ही जो आपका ये लेसन है इसके जितने भी आपके मल्टीपल क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके जो बचे हुए आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ पर है। इससे पहले के पार्ट में जो पार्ट 6 था वहाँ पर मैंने आपको 11 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ पर देखेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में बताना है कि भारत में इसका क्षेत्र कहाँ पर है और ये कृषि के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस तरह से कृषि के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराए हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि जब आपका एग्जाम टाइम हो तो आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि भारत में जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों में राजस्थान एवं गुजरात तक फैली हुई है। यानी देखिए आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछा गया था कि भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ये आपको बताना था। तो जो भारत है, भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पर है, वो उत्तरी मैदान में तो है ही। आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उत्तरी मैदान के अतिरिक्त यानी उत्तरी मैदान में है ही, इसके अलावा आपकी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ये आपकी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों में राजस्थान एवं गुजरात तक फैली हुई है। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी का जो जलोढ़ मिट्टी है उसका क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ पर है, उत्तरी मैदान में है। और साथ ही जो हमारा सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनकी घाटियों में और राजस्थान और गुजरात तक ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो फैली हुई है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि यह पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी मिलती है। तो इसके अलावा ये तो हमारा उत्तरी मैदान में पाई ही जाती है, लेकिन जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं तो उनके डेल्टाओं में भी जो है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। तो ये आपका यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो वो आपको यहाँ पर बताना था। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है जो गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों एवं दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले आपको बताना था कि भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और ये जो मिट्टी है कृषि के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया कि जो मिट्टी है हमारी जलोढ़ मिट्टी जो है वो उसमें क्या होता है, उसमें रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं और इस मिट्टी में जो है पोटास, फास्फोरस और चूना भी इसमें होता है। तो जो ये सारी चीज़ें मिट्टी में पाई जाती है तो कृषि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो ये सारी चीज़ें पाई जाती है इसमें क्या होता है, आपका गन्ना, चावल, गेहूँ और जो अन्य अनाज हैं और जो दलहन की फसलें हैं ये इसके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा भी गया था क्वेश्चन में कि जो ये मिट्टी है कृषि के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए क्या इसका महत्व है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कृषि के लिए ये मिट्टी क्योंकि इसमें जो है वो रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात अच्छे से पाए जाते हैं और इसमें पोटास, फास्फोरस पाया जाता है जो चावल, गेहूँ, गन्ना इन सब फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छे से इसमें ये फसलें जो हैं वो अच्छे से पैदा होती हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में दो ही चीज़ें पूछी गई थी। सबसे पहले आपको बताना था कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है और ये कृषि के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिखकर तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अथवा करके आपसे पूछा गया कि जलोढ़ मृदा की 3 विशेषताओं के बारे में बताइए, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है, 3 विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा चुका है। तो आपसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जो भारत में जलोढ़ मृदा विस्तृत भूभाग पर फैली हुई है, यानी जो भारत में जलोढ़ मिट्टी है उसका क्षेत्र, मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ना कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में जलोढ़ मृदा विस्तृत भूभाग पर फैली हुई है, या देश की महत्वपूर्ण मृदा है, यानी जो जलोढ़ मिट्टी है काफ़ी लंबे मतलब बहुत ही विस्तृत एरिया में जो है ये मिट्टी पाई जाती है भारत में, और ये जो मिट्टी है ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। और इस मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो आपसे यहाँ पर विशेषताओं के बारे में पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह मृदा उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, या पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी मिलती है। देखिए आपका जो आपकी ये लाइन लिखी हुई यही सेम लाइन आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिखी हुई थी। तो आप अगर एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो बच्चे जो हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, अगर आपको आता भी रहेगा आंसर तब भी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता दें, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें भी आपका सेम यही लाइन लिखी थी, तो आपको यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएँ ही बतानी थी। तो आपका ये सारी जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएँ हो जाती है कि ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर ये मिट्टी मिलती है। तो ये आपकी सेम लाइन ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी। तो अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, बस आपको आंसर अच्छे से करना आना चाहिए। तो आपका यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट आपका इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मृदा में रेत, सिल्ट और चिकनी मृदा अर्थात मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। तो ये भी लाइन देखिए आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि जो मिट्टी है, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है उसमें क्या पाया जाता है, रेत पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है और चिकनी मृदा पाई जाती है। इसके विभिन्न अनुपात आपका इस मिट्टी में पाए जाते हैं। और इस मिट्टी जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसमें पोटास, फास्फोरस और इसमें चूना भी होता है, तो जो गन्ना, चावल और गेहूँ के लिए जो है वो बहुत ही उपयुक्त होता है ये मिट्टी। तो ये भी लाइन जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है ये भी आपका ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखी हुई थी। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलोढ़ मृदा पर्वतों के तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो और तराई क्षेत्रों में सामान्यता पर पाई जाती है, यानी जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, जो पर्वत की तलहटी होती है वहाँ पर बने मैदानी क्षेत्रों जैसे द्वार चो और तराई क्षेत्रों में समानता पर पाई जाती है आपकी कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। तो अगर आयु के आधार पर हम बात करें जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है, तो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है आयु के आधार पर एक तो हमारी होती है बांगर जलोढ़ मृदा जो है वो बांगर होती है और दूसरी कौन सी होती है, खादर होती है। तो 2 प्रकार की पाई जाती है। तो जो आपका यहाँ पर बांगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और जो आपका यहाँ पर खादर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बांगर और खादर में अंतर बताना है। तो अभी आपको यहाँ पर जो बांगर और खादर है इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप इन दोनों में क्या अंतर है ये आपको यहाँ पर बताना है। और आपसे यहाँ पर अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर क्षेत्र में अंतर बताना है। तो देखिए आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसमें आपको जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण किस तरीके से होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए 2012 में पूछा गया है। और जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है बांगर और खादर में अंतर बताइए, ये आपका 2016 में पूछा गया। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि इसके आंसर को आपको किस तरीके से करना है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ना कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आपका क्या है इसका आंसर कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी हैं कौन सी हैं आपकी,
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से जो है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये लाइन आपको लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपकी लिखी है। आपसे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं आपकी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इन्हीं के द्वारा लाए गए निक्षेपों से जो है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ बांगर और खादर में अंतर आपको यहाँ पर बताना था। तो आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। आपका क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है खादर और बांगर। तो जब भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए अंतर का, तो आपको अंतर वाला क्वेश्चन इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है, पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर करना है। अगर आप ऐसे आंसर करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आपका क्या लिखा हुआ है खादर में, खादर में आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि यह नई तलछट द्वारा निर्मित होता है। तो जो आपकी खादर मिट्टी होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो तलछट द्वारा निर्मित होती है, जो नई, यानी खादर का मतलब आपका क्या होता है, नई जलोढ़ मिट्टी ना। तो जो आपकी जो खादर होता है उसका मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो निर्माण जी कैसे बनती है, जो तलछट द्वारा इसका निर्माण होता है, जो आपका जलोढ़ मिट्टी, जो खादर आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है उसका। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बांगर। तो बांगर में आपका क्या लिखा है कि मैदान के पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है, यानी जो मैदान, जैसे जहाँ पर जो नदियों के द्वारा नदियों के निक्षेप से ये आपकी जलोढ़ मिट्टी बनती है। तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर बहुत जो है मिट्टियाँ आती रहती हैं, तो वहाँ पर इकट्ठा होती रहती है, तो वो पुरानी हो जाती हैं। तो जो आपकी बांगर होता है उसका क्या निर्माण होता है, तो मैदान के पुरानी जलोढ़ मृदा जो है क्या कहलाती है, आपकी बांगर कहलाती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है कि यह मैदान का निचला भाग होता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है। यानी जो जहाँ पर खादर बनती है मिट्टी, वहाँ पर क्या होता है, आपका ये मैदान का निचला भाग होता है और यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है वो बाढ़ का जल पहुँचता है। तो यही से जो है वो आपके जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसी का निर्माण यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है बांगर में आपका क्या लिखा हुआ है कि यह मैदान का ऊंचा भाग होता है जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। यानी जो आपका बांगर होता है ये मैदान का ऊंचा भाग होता है, तो वहाँ पर तो जो बाढ़ होती है, बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, तो वहाँ पर जो मिट्टी रहती है वो पड़े पड़े पुरानी हो जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण, जो इसका बांगर का जो क्षेत्र होता है वो मैदान का जो ऊंचा भाग होता है वो होता है जहाँ पर जो नदी के बाढ़ का जल जो है वो नहीं पहुँचता। और जो आपका खादर होता है तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है ये क्योंकि ये मैदान के नीचे का भाग होता है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है बाढ़ का जल पहुँचता रहता है। तो जो बाढ़ का जल जब पहुँचता रहता है तो वहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता रहता है। और यहाँ पर नहीं पहुँचता तो यहाँ पर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर बांगर कहा जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है खादर में अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। यानी जो आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो आपकी खादर होती है, वो बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी। फिर इसके बाद आपका जो बांगर है, बांगर जो है वो आपकी जो खादर होती है, खादर जलोढ़ मिट्टी होती है, उसकी अपेक्षा कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इस मृदा में तलछट के जमाव में भिन्नता देखने को मिलती है। यानी जो आपकी ये खादर मिट्टी है, खादर जलोढ़ मिट्टी है, इसमें क्या होता है, जो आपका इसका निर्माण कैसे होता है, जो नई तलछट होती है उसी से इसका निर्माण होता है। जो आपकी खादर यानी जो आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, तो क्या होता है, जो तलछट से जो जमाव होता है तो उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर आपका इसमें बांगर में क्या लिखा हुआ, बांगर में आपका लिखा हुआ है कि इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी जो आपकी बांगर मिट्टी होती है, यानी जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें जो कैल्शियम होती है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका अंतर हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और साथ ही में आपका जो खादर और बांगर क्षेत्र है उसमें क्या अंतर है, ये आपको यहाँ पर बताना था। आपका ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि बांगर और खादर में अंतर। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिखकर तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पे पूछा गया कि काली मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपकी काली मिट्टी होती है उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। आपसे यहाँ पर अथवा करके भी पूछा गया है कि काली मृदा की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा भी गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर लिखा कि काली मृदा को
काली कपास एवं रेंगुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नाम आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि काली मृदा को काली कपास एवं रेंगुर, तो ये नाम आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। जो आपकी काली मिट्टी है इसी को क्या कहा जाता है, काली कपास कहा जाता है और रेंगुर के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम आपको यहाँ पर अच्छे से जो ये नाम लिखा है थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है रेंगुर, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको आपको अच्छे से अपने याद कर लेना है, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेंगुर मिट्टी की तीन विशेषताएं लिखिए, अगर आप इसका नाम नहीं जाने रहेंगे तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है काली मिट्टी की। तो ये नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे यहाँ पर लिखा है कि जो काली मिट्टी है उसको काली कपास एवं रेंगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार दक्कन पठार के आसपास है, यानी जो आपकी काली मिट्टी है कहाँ पर पाई जाती है, इसका क्षेत्र कहाँ पर है, जो दक्कन का पठार है उसी के आसपास जो है आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा कि यह मृदा दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, यानी जो आपकी काली मिट्टी है, जो आपकी काली मिट्टी है कहाँ पर, जो दक्कन के पठार के जो पठार के क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है, और जो दक्कन का पठार है उसका जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पर भी ये मिट्टी आपकी पाई जाती है, जो लावा जनक शैलों से बनी होती है। यानी जो आपकी काली मिट्टी है, जो लावा होता है, जो आपका ज्वालामुखी फूटता है तो जो उससे लावा निकलता है, उन्हीं के शैलों से जो है आपकी ये काली मिट्टी, जो काली मृदा है उसका निर्माण होता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी विशेषता पूछी गई थी, तो आपके क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका यहाँ पर लिखा कि इस मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र यानी सौराष्ट्र व मालवा, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यह दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है। यानी जो आपकी काली मिट्टी है, जो काफ़ी काली मृदा है, वो कहाँ पर, महाराष्ट्र। फिर इसके बाद आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त यहाँ पर तो पाई ही जाती है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके पठारों में तो पाई ही जाती है काली मिट्टी, लेकिन इसके अतिरिक्त आपकी कहाँ पर पाई जाती है, आपका लिखा है कि यह दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदी की घाटियों तक पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया है कि जो आपकी काली मिट्टी है किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो जो आपकी काली मिट्टी है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व आपके पाए जाते हैं, आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि जो आपकी काली मिट्टी है इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, ये पौष्टिक तत्व जो है आपका काली मिट्टी में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। यानी जो आपकी मृदा है, जो ये काली मिट्टी है, बहुत ही महीन कणों से बनी होती है, यानी मृतिका से बनी होती है। इसका जो आपकी जो काली मिट्टी होती है बहुत ही महीन, एकदम महीन जो कण होते हैं उन्हीं से इसका निर्माण होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो मिट्टी है आपकी, ये आपकी किससे बनती है, ये आपका जो ज्वालामुखी फूटता है तो ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उन्हीं के शैलों से जो है आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जो आपकी मिट्टी है ये बहुत ही महीन कणों से इसका जो है ये बनती है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस मृदा में गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है। यानी जो आपकी काली मिट्टी है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से होता है, यानी जो लावा निकलता है उसी से इसका निर्माण होता है। तो जब ये मिट्टी गर्म होती है और शुष्क के मौसम में क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जो आपकी काली मिट्टी होती है, जब भी कभी गर्म का मौसम हुआ या शुष्क मौसम हुआ तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण भी हो जाता है। गीले होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे जोतना कठिन हो जाता है। यानी जो आपकी ये मिट्टी है, काली मिट्टी क्या है, इसमें तो जो अब जब गर्म होता है या शुष्क मौसम होता है तो इसमें दरारें पड़ने लगती हैं। फिर जब इस दरारें पड़ जाती है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वायु है वो अच्छी तरह से मिल जाती है। यानी जब इसमें दरारें पड़ जाती हैं तो उन्हीं दरारों के जरिए इस मिट्टी में जो वायु है वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाती है। और जब ये गीली होती है तो ये मृदा जो है, जो आपकी काली मिट्टी होती है, चिपचिपी सी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसको जोतना, यानी इसको इस पर हल चलाना या इसको जोतना जो है वो कठिन सा हो जाता है। क्योंकि ये गीली हो जाती है, गीली होने के कारण ये क्या होती है, चिपचिपी सी हो जाती है, तो इसको जोतना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाती हैं आपकी, जो आपकी काली मिट्टी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मृदाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए तथा किसी एक मृदा की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपसे यहाँ पर भारत में जो मृदा है उसका वर्गीकरण कैसे होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, और उनमें में से किसी एक मृदा की दो विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए 2019 और 2016 में पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लिखा हो कि रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित है। यानी जो आपका मिट्टी है, यानी भारत में अगर हम मृदा का वर्गीकरण की बात करें, मृदाओं के वर्गीकरण की बात करें तो उनको उनके रंग, बनावट, मोटाई इसके बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 8 पार्ट में, यानी 8 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है जो आपका निम्नलिखित है। ये आपको यहाँ पर बताया गया। कौन कौन सा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन सी मिट्टी, सबसे पहले आपका लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी, फिर सेकंड लिखा हुआ है काली मिट्टी, फिर लिखा हुआ है आपका लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वनीय एवं पहाड़ी मृदा, लवणीय मृदा, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है पीट या जैविक मृदा। तो ये आपकी हो जाती हैं 8 प्रकार की मृदा जो आपकी मिट्टी है। इनके रंग, बनावट और मोटाई के आधार पर जो भारत है उसमें कितने प्रकार की आपकी मिट्टी पाई जाती है, आपकी 8 प्रकार की, 8 वर्गों में इनको डिवाइड किया गया, 8 वर्गों में इनको विभाजित किया गया आपका मिट्टी को। ये सारे आपको नाम है, तो इन नाम को आपको अच्छे से याद कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उनमें से किसी एक मिट्टी का जो मिट्टी है, जैसे कि 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो उनमें में से किसी एक मिट्टी की दो विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी थी। तो इन 8 में से आपको जिसकी भी विशेषता पता हो उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने आपको जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है उसकी विशेषताएं अच्छे से समझा दी हैं, बता दी हैं, और जो आपकी काली मिट्टी है इन दोनों की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े रहेंगे, जो मैंने ऊपर आपको ये सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो देखिए आपका अगर एक क्वेश्चन आप लेते हैं जिसमें से आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर देखिए आपकी जो काली मिट्टी है उसी के विशेषताएं के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या लिखा हुआ है, 2 विशेषताएं आपसे पूछी गई थी। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि यह मृदा दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है जो लावाजनक सैलों से बनी होती है। अभी मैंने आपको जो आपका काली मिट्टी की विशेषता पूछी गई थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई। और जो आपकी काली मिट्टी होती है इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको पॉइंट अभी ऊपर कराया। तो यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से लिखकर तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए किन्हीं 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। यानी जो भारत में भूमि सुधार हो रहा है उसमें जो उसके के अंतर्गत जो भी आपके कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है आपका 2011 में पूछा भी गया है। तो आपका क्या लिखा है इसका आंसर, आपका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन निम्नलिखित है। क्या लिखा हुआ है आपका फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि बंजर भूमि विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने वर्ष 1989 से 1990 में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत गैर वनीय बंजर भूमि को शामिल किया गया। यानी जो आपकी बंजर भूमि है, जो भी भूमि सुधार का मतलब क्या होता है, जो भी भूमि बंजर पड़ी है उसको उपजाऊ बनाना, उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी है उसको अच्छे से उसकी देखरेख करना ताकि जो बंजर भूमि है वो अच्छे से उपजाऊ हो सके। तो इसी के तहत जो आपकी बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है इसने क्या किया, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास ने जो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड है उसने वर्ष कौन से सन में 1989 से 1990 में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया। और इस कार्यक्रम के तहत जो भी आपके गैर वनीय बंजर भूमि है उनको शामिल किया गया। यानी जहाँ पर पेड़ पौधे, जिस भूमि पर पेड़ पौधे नहीं लगे थे वहाँ की भूमि एकदम बंजर हो चुकी है, वहाँ पर कोई भी पैदावार नहीं हो पा रही है, तो उस भूमि को क्या किया, उस भूमि को इसके जो आपका ये बनाया गया था विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, उसमें इन जैसी भूमि को शामिल किया गया जो गैर वनीय है। यानी जहाँ पर वृक्ष वगैरह नहीं पाए जाते, बंजर एकदम जो मिट्टी है वो एकदम बंजर हो चुकी है, वहाँ पर कोई भी फसल की पैदावार नहीं की जा रही, तो इस तरह की भूमि को इसमें शामिल किया गया। तो ये आपका पहला जो भूमि सुधार कार्यक्रम है ये आपका पहला हो जाता है। ये कार्यक्रम आपका यहाँ पर चलाया जा रहा है। फिर इसके बाद आपका सेकंड क्या लिखा हुआ है,
सेकंड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम, यानी अब जो रेगिस्तानी भूमि होते हैं उनके लिए भी आपका एक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? आपका लिखा हुआ है कि रेगिस्तान भूमि विकास कार्यक्रम, रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष जो है आपका कब चलाया गया था? आपका 1977 से 1978 में भारत के 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 विकास खंडों में लागू किया गया। यानी जो आपका ये रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम है, ये कहाँ पर शुरू किया गया था? आपका ये कार्यक्रम जो है वो आपका यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है 1977 से 1978 में भारत के 7 राज्य, कितने राज्य भारत के शामिल थे? 7 राज्य शामिल थे, जिसमें से जो भी 7 राज्य थे उसमें के 40 जिलों के कितने आपके विकास खंड थे? 235 विकास खंडों में ये कार्यक्रम आपका लागू किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है कि इसका उद्देश्य रेगिस्तान प्रसार को रोकना तथा स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता में बढ़ोतरी कर स्थानीय लोगों की आय और रोजगार स्तर में वृद्धि करना है। तो ये भी कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है भूमि सुधार के अंतर्गत। तो आपसे क्वेश्चन में 2 ही कार्यक्रम के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाता है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और सेकंड आपका हो जाता है रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना और इनका रिविजन करते रहना है, ताकि जब आपका एग्जाम टाइम आए तो आपको रिविजन करने में और इन क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे, सारे पॉइंट आप अच्छे से समझे रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन को याद करने में, उनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो आपका ये लेसन था, आपका संसाधन और विकास, इसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो ये लेसन है, इस लेसन के जो भी आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।